गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस, तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट जहाँ पे हमने कल थोड़ा वहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। यस फतेह बेटा, गुड मॉर्निंग। चित जाइस, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, मैं आपको सभी को देख रहा हूँ, एक बार आप बता दो मुझे। ओके, संदेश, प्राची, ओके, श्रुति, यस, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं है वी कैन सी। ओके, थैंक यू श्रुति। यस, समीरा, आर्या एंड आराधना, अथर, भक्ति, दीप्ति एंड गौरी। यस, सभी स्टूडेंट्स को शुभ, क्या बोलते हैं, सुप्रभात। ओके ठीक है, चलो तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यस थैंक यू। तो हम लोग यस निरन, आराधना, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सुप्रभात। यस ओके 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 ओके, लो सुप्रभात। ठीक है, अभी यही डायग्राम आता है मुझे बनाना। ठीक है, तो बच्चों हम लोग करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, आज का लेक्चर। तो कल हम लोगों ने बात करी थी बच्चों एसिड को लेके। ठीक है, तो वहां पे आपका जो एसिड मैंने बताया था कि फिर बोरॉन के साथ अगर बच्चों आता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या बच्चों बोरॉन के साथ आता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3, तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है क्या यहाँ पे ये दोनों के दोनों, यस, क्या ये दोनों के दोनों आपके जो एसिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्या वो एक्चुअली एसिड की तरह आपके एक्ट करेंगे? तो आपका आंसर होगा नो। हम लोगों ने कल पढ़ा था ये बच्चों एक्ट करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे बात करी थी, तो जहां पे मैंने बताया था कि ये दोनों के दोनों बच्चों एसिड की तरह एक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपकी एक्ट करेंगे। ठीक है, यस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद, नेक्स्ट बेटा, एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विद एसिड। एल्यूमिनियम अगर आपका एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि इवन दो वी कैन कीप concentrated H2SO4 in aluminum vessel, why? This is actually a question। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसका जो रीजन है, जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो लाइन बोली गई है वो आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, बिल्कुल करता है, तो फिर भी उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रख रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग एल्यूमिनियम वेसल्स के अंदर हम लोग रखते हैं, बट क्यों रखते हैं, व्हाट इज द रीजन? इवन एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है बच्चों आपके एसिड के साथ, तो आपको अच्छे से पता है कि जब इसके नीचे भी रीजन भी लिखा हुआ पे बहुत अच्छा इसका एक पॉइंट है कि on concentrated HNO3 and H2SO4 is kept in aluminium vessel, then it acts as oxidizing agent and aluminium form protective layer. This is very 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 important, oxidizing agent। प्राची बेटा सही आंसर है आपका, बिल्कुल। तो जब एल्यूमिनियम के साथ बच्चों यहाँ पे अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आता है या फिर आपका यहाँ पे इसके अंदर आप रख रहे हो एल्यूमिनियम के वेसल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ये बेटा कैसे एक्ट करेंगे, ये करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। तो उस केस में आपका जो एल्यूमिनियम है, मतलब एल्यूमिनियम बेटा क्या बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा, मतलब Al2O3 बना देगा। तो मतलब क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम का ये जो बीकर था, ये जो आपका वेसल था, उस एल्यूमिनियम के इनर पार्ट पे आपको एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेयर, ये जो इनर पार्ट दिख रहा है ना बच्चों, ये आपको Al2O3 की लेयर देखने को मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बनाया भी गया है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर आपको इस तरीके से एल्यूमिनियम बीकर में वेसल्स में आपको देखने को मिलेगी। अगर देखने को मिलेगी तो फिर इसके बाद जो फर्दर आपका जो H2SO4 होगा या फिर बाद में आपका जो भी HNO3 बचेगा, मान लो आपने डाला सब कुछ 10 मोल, आपने 10 मोल डाल दिया एसिड इसमें, तो इसमें 10 मोल में से 1 मोल तो आपका बेटा रिएक्ट कर जाएगा एल्यूमिनियम की वेसल्स के साथ उसकी
आउटर लेयर के साथ, एल्यूमिनियम के आउटर एटम के साथ, मतलब एल्यूमिनियम के जो ब्लॉक होंगे, उनके जो एटम्स होंगे, उनके अपर लेयर के साथ तो बच्चों रिएक्शन कर जाएगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा आपका, बिकॉज इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसकी वजह से यहाँ बच्चों ये लेयर आपको मिल जाएगी यहाँ पे Al2O3 की, जिसकी वजह से बचा हुआ आपका जो 9 मोल होगा, यहाँ से जो 9 मोल आपका जो एसिड होगा वो रहेगा आपका प्रोटेक्ट, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द आंसर। सभी को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, रिएक्शन विद हैलोजन। तो रिएक्शन बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो हैलोजेंस हैं उनके साथ रिएक्शन हमारी किस तरीके से होती है। यस, तो रिएक्शन में हैलोजेंस देखो बच्चों बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप समझो जरा एक बार, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। सारे के सारे बोरोन फैमिली में बेटा जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट बेटा हैलोजन के साथ इजिली रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां से देखो, ये आपका बोरोन, यहां से आपका ये हैलोजन H2, तो यहां से आंसर बनेगा आपका BX3। तो BX3 जो बना है उसको समझ लो ये किस तरीके से बना होगा। यहाँ पे बोरोन के पास बच्चों बैलेंसी कितनी होती है? 3। हैलोजन की बच्चों बैलेंसी होती है -1 इलेक्ट्रो बैलेंसी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो तो करने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा BX3। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे BX3, AlF3, DAF3 इंडियम का और थैलियम का। लेकिन थैलियम वाले केस में प्लीज बच्चों ध्यान रखना, थैलियम वाले केस में आपका +1 वाला अधिक स्टेबल होता है और इंडियम वाले केस में भी +1 स्टेबल है, गैलियम वाले केस में भी +1 स्टेबल है। तो यहाँ पे X3 करके लिखा है, GaX3 आयन X3। आप अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात की जाए तो आप क्या करना, GaX की स्टेबिलिटी अधिक होगी GaX3 से और INX की स्टेबिलिटी अधिक होगी बच्चों INX3 से। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द आंसर। तो इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट यहाँ से आपके बोरोन फैमिली के रिएक्ट कर जाएंगे। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे, देखेंगे ध्यान से कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये बच्चों एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दे रखा है, उसको हम लोग समझेंगे भी। तो बच्चों पहले है कि जो BF3 अगर बन गया, ठीक है, BCl3 बन गया और उसके बाद BBr3 आपका बन गया, नेक्स्ट है आपका BIC। तो इसमें से सॉलिड कौन सा होगा, लिक्विड कौन सा और गैस कौन सा है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो BF3 एंड BCl3 ये दोनों के दोनों आपको गैस की फेज में मिलेंगे, BBr3 आपको मिलेगा लिक्विड फेज में और BI3 आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों सॉलिड फेज में। और ये लिक्विड सॉलिड गैस का रीजन क्या है? रीजन बच्चों ये लिखा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, जब भी हम टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे बेटा, स्पेशल केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके बोरोन के बच्चों क्या है, फ्लोराइड है, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बेटा आपका परफेक्ट आंसर नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे डेवलप आपका होता ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नॉट आंसर। जब हैलोजन सेम होंगे तो वो भी केस में लूंगा, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी और आपको पॉलीमर और डाइमर ट्राइमर फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आंसर पर अलग बदलेगा। लेकिन जब बच्चों हैलोजन आपके डिफरेंट हो, प्लीज लिसन, जब हैलोजन आपके डिफरेंट हो जाए और सेंट्रल एटम सेम रहे, तो उस केस में बच्चों हमेशा क्या लगाना है, वॉन डेर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बच्चों आपका जो गैस है वो चेंज लिक्विड में होगा और लिक्विड चेंज किस में होगा बच्चों, सॉलिड के अंदर। लेकिन जब यहाँ पे आपके हैलोजन अगर आपके सेम हो जाएंगे तो फिर वहां पे आपके कि बच्चों बैक बॉन्डिंग के साथ साथ आपका डाइमर ट्राइमर मतलब पॉलीमर फेज भी आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? इतनी बात सभी को यहाँ तक क्लियर है? तो इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपके BF3, BCl3, BBr3, BI3 इनमें से इसका आप संदेश करेक्ट, इसमें से गैस कौन है, लिक्विड कौन है, सॉलिड कौन है, तो आपको जो आंसर टिक करना होगा ऑन दी बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे आपके हैलोजन डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तो ये इसका आंसर आपका बनेगा। चलो यहां तक आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट PDF की तरफ।
अभी देखो इसको हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई हैलाइड्स पे, ध्यान देना बेटा, अभी कॉन्सेप्ट आपका कंटिन्यू है यहाँ पे। ओके, बाकी सभी बच्चों को बोल दो, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो यहाँ पे आप जो BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है, यहाँ पे पॉइंट है कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे है उसको समझते हैं। मान लो यहाँ पे आपका ये बोरॉन है, इसके साथ बच्चों कितने फ्लोरीन है? 3। तो तीनों फ्लोरीन को मैं लगा लेता हूँ, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3। बेटा बोरॉन के पास कितने बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, 1 2 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सभी को पता होगा बच्चों, बोरॉन फैमिली का NH2NP1, ठीक है। तो 3 आपको यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके मिलेंगे बोरॉन की, सेंट्रल एटम में आपका बोरॉन यहाँ पे। तो बाकी बच्चों हेलोजन के पास क्या होते हैं? फ्लोरीन के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 में से बच्चों क्या होगा? 3 तो आपको लोन पेयर की फॉर्म में मिल जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 3 लोन पेयर आपके हो गए, एक बच्चों शेयर्ड हो गया है। सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सेम बेटा यहाँ पे फ्लोरीन के साथ भी देखने को मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि ये बेटा आपको जो कंपाउंड, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट, एक क्वेश्चन यहां से आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 होगा या डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा? क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर। बेटा आपको मैंने फजान रूल पढ़ाया था, तो फजान रूल बच्चों क्या बोलता है? फजान रूल ये बोलता है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है। प्लीज ध्यान देना बेटा, फजान रूल ये बोलता है कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, बेटा ये एक्सप्लेन करता है फजान रूल। लेकिन बच्चों डाइपोल मोमेंट जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू इसका सिंबल है। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या करता है? एक्सप्लेन, ये करता है एक्सप्लेन कि आयोनिक परसेंटेज कितना है किसी भी गिवन कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका रिवर्स है। तो बेटा जो फजान रूल का ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है डाइपोल मोमेंट। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार, देखो बच्चों ध्यान से। यहाँ पे फजान रूल ये बोलता है कि किसी भी, हमने पढ़ा था बेटा एस ब्लॉक के अंदर, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कितना है, कोवलेंट परसेंटेज कितना है, दैट विल डिफाइंड बाय फजान रूल। समझ लो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉडी में काम करेगा आपको। डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और डाइपोल मोमेंट बच्चों बताता है कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना है किसी भी गिवन कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन के डेरिवेटिव पे डाइपोल मोमेंट आता है। डाइपोल मोमेंट आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, FCF2, FCO4, PCl5, PCl3, कार्बन डाइऑक्साइड, SF6, आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। होमोटोमिक, डाइटोमिक है, आपके हाइड्रोटोमिक है, डाइटोमिक में पॉलीटोमिक है, AB2, AB3, AB4, AB6, ये सारे के सारे केसेस होते हैं। उन सारे के सारे केसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बट कीप इन माइंड कि यहाँ पे आपका जो डाइपोल मोमेंट है इट इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बेस पे हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बच्चों यहाँ पे cos थीटा आता है और उसके बेस पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूले के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो देख लो यहाँ पे आपका, तो म्यू जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, या म्यू जो नेट होता है, दिस इज अंडर रूट करके आता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट निकालने का तरीका है। उसमें एक आपका वेक्टर इधर मूवमेंट है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो बच्चों मान लेते हैं μ1 है, या आपका μ2 है, बीच का एंगल आपका थीटा है। ये थीटा आपका यहाँ पे 0 डिग्री हो सकता है, थीटा आपका यहाँ पे 0 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री हुआ तो बच्चों कितना cos थीटा, अगर आपका 180 डिग्री होगा तो माइनस में मिलेगा। उस तरीके से यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बाकी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम को निकाल पाएंगे। अभी क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं कि BF3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो BF3 पे हम लोग बात कर रहे थे। तो BF3 बच्चों क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दो, कुछ इस तरीके से सीन आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि सर एक तो आपका सेंट्रल एटम ये है, इधर मूवमेंट हो रहा है, सर इधर मूवमेंट हो रहा है और इधर मूवमेंट हो रहा है।
बट इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो बच्चों इधर जाएगा। क्या आपको मेरी इसका और इसका, इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो आपको इधर देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये बेटा इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, तो मॉलिक्यूल हो गया आपका नॉन पोलर। मॉलिक्यूल बच्चों कैसा हो गया? मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्या सभी को बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ से नीट में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं डाइपोल मोमेंट के बेस पे, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को, जो भी बच्चे ज्वाइन है बेटा देखो बिल्कुल डेफिनेटली फायदा होगा हर एक कॉन्सेप्ट को लेके। बिल्कुल, थैंक यू, ओके डन। अब इसके बाद देखो मैं आपको बाकी और चीजों पे नहीं ले जा रहा हूँ, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन खो जाएंगे और कहाँ पे निकलेंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं जिस चैप्टर में जाता हूँ उसके मैं डेप्थ में चला जाऊंगा और कितना नीचे जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए अभी उसको छोड़ देते हैं डाइपोल मोमेंट को। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर आ गया है। बाकी मैं केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाऊंगा आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आपको सारे के सारे चैप्टर वहां पे देखेंगे, आपको समझ में आएंगे कि देखो हर किसी चैप्टर का कनेक्शन डाइपोल मोमेंट के साथ है। ठीक है, अभी देखेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अभी मैंने बनाया भी था स्ट्रक्चर बच्चों, यहाँ पे टोटल बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं जल्दी से बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने मिलेंगे? देखो 1 और 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। टोटल बच्चों आपके यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने मिले हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। तो बच्चों ये चाहता है बोरोन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो BF3 चाहता है कि बच्चों मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, तो बच्चों इसको कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ दिस मॉलिक्यूल इज टोटली अनस्टेबल, BF3 इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? BF3 नाउ अनस्टेबल। तो बच्चों ये होना चाहेगा स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एक्सेप्ट करके बच्चों इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। और खुश होने के लिए बच्चों इसको चेहरा चाहिए, तो अभी कैसा है? गुस्से में है। देखो गुस्से में अपन बना लेते हैं, देखो ये गुस्से में है, गुस्से में दिख रहा है ना आपको, इतनी बड़ी बड़ी आंख निकल रही है इसकी, ये गुस्से में है। तो ये कह रहा है कि भाई ये BF3 है, ये BF3 है, देख लो BF3 लड़का है। तो बच्चों इसको क्या है? इसको खुश होना है, खुश होने के लिए इसको 2 रुपए चाहिए, है ना। तो 2 रुपए चाहिए, मतलब ये 2 रुपए जैसे मिलेंगे 8, मतलब 8 का ऑक्टेट कंप्लीट, ये बच्चों खुश हो जाएगा। तो खुश होने के लिए कुछ भी नहीं करना अपन को, सीधा यहाँ पे 2 रूल हमारे पास है। तो जब भी आपको इस तरीके से बोरोन के हैलाइड्स को, आपको बोरोन फैमिली के ट्राई हैलाइड्स को जब भी बच्चों आपको स्टेबल करना है, आपके पास 2 रूल हैं, 2 रूल आपके पास है, 2 जादू हैं। ब्रह्मा जी ने आपको 2 बात दी है। क्या क्या बात बच्चों दी है? उन्होंने बोला है कि बेटा ऐसा करो कि बोरोन के ट्राई हैलाइड्स आपके स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हैं बच्चों, 2 उनको चाहिए। तो आप ऐसा करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई स्टेबिलिटी इसको चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इसका बैक बॉन्डिंग करा लो, इसके पास डाइमराइजेशन करा लो। 2 चीजें हैं, या तो बैक बॉन्डिंग कराओ या डाइमराइजेशन। प्लीज कीप इन माइंड, बैक बॉन्डिंग कहां कराएंगे, डाइमराइजेशन कहां कराएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे बच्चों बैक बॉन्डिंग कैसे होगी और डाइमराइजेशन किस तरीके से आपको होगा। तो चलते हैं, देखो बच्चों यहां आपको दिखेगा BF3 ये जो बच्चों है ये बैक बॉन्डिंग करता है, ध्यान दो। BF3 बच्चों कर रहा है बैक बॉन्डिंग, और BCl3 बेटा ऑल्सो बैक बॉन्डिंग को ही सपोर्ट करता है। क्यों करता है समझो ध्यान से, और कैसे करेगा ये भी बात मैं आपको बताऊं। तो पहले इस बात को हम समझ लेते हैं जरा कि ये बैक बॉन्डिंग बच्चों क्यों करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो देखो इसमें BF3 में है क्या? BF3 में ये है कि फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर बेटा उनका एनर्जी का ऑर्बिटल क्या है। तो आपको अच्छे से पता है कि बेटा फ्लोरीन इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम सेकेंड पीरियड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? एंड बोरोन इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम सेकेंड पीरियड। क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों सेकेंड पीरियड जो आपको यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ 2p, और ये भी आपका 2p है। तो 2p इलेक्ट्रॉन अगर 2p में ही, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल होगा ना ये वाला। अरे भाई कंफ्यूजन पता है ना आपको, कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन लिख लो जरा। कंफ्यूजन होता है बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 2s2 2p बर्न फॉर द बोरॉन। तो उस केस में 2s2 का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p का मतलब आपका 1 इलेक्ट्रॉन। एक बच्चों होगा एक्साइटेड, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो बच्चों कंफ्यूजन ये था, बट इन एक्साइटेड स्टेट इसका आंसर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक घर अभी भी खाली है, जो खाली घर है वो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे बनाया है ब्लैक कलर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बोरो जो देखो बेटा फ्लोरीन के जो लॉन पेयर्स हैं वो क्या करेंगे बच्चों, मैं बैक बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ, इसको स्टेबिलिटी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो मैंने बताया था बोरॉन को बेटा कितना चाहिए था? बोरॉन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे मिल सकते हैं?
भाई जब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मूव करा दे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को जैसे मूव, क्योंकि यहाँ सामने खाली घर है, तो बच्चों एक्चुअली दिस इज रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस, जस्ट लाइक ए रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास बच्चों क्या है, देखो ध्यान दो, फ्लोरीन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच है, 3 आपके लोन पेयर्स हैं, और इसी के सामने अटैच है आपका बोरॉन, इसके पास वेकेंट घर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे क्या लोन पेयर, देन सिंगल बॉन्ड, देन वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ रेजोनेंस बन गया है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा कॉन्सेप्ट आ गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैक बॉन्डिंग इज ए पार्ट ऑफ जस्ट लाइक ए रेजोनेंस। तो उस केस में दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे मूव कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है बेटा? तो बोरॉन को 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आसानी से मिलेंगे? क्योंकि बच्चों यहाँ भी 2p है। 2p का मतलब बेटा इनकी एनर्जी, इस जो बोरॉन के पास जो 2p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी, और फ्लोरीन के पास जो 2p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी दोनों की बराबर होगी। एनर्जी बच्चों अपन कैसे निकालते हैं? n+l रूल से निकालते हैं। तो दोनों की एनर्जी अगर बराबर होगी तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब आसानी से हो जाएगा इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो दिस इज जस्ट लाइक ए रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बच्चों बिल्कुल दिख रहा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन रिच है, लोन पेयर, देन आपका यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन आपका वेकेंट घर है, खाली घर है। तो बेटा यहाँ पे आपका रेजोनेंस हो के नहीं होगा, बिल्कुल रेजोनेंस जैसे ही सेक्शन है। तो दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग बच्चों यहाँ पे परफेक्ट क्यों होगी, गुड ओवरलैपिंग क्यों होगी? बिकॉज दोनों ही आपके 2p और 2p है। फ्लोरीन का भी बच्चों 2p है और बोरॉन का भी 2p ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। इसलिए बच्चों जो बोरॉन होगा वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग आसानी से सपोर्ट करेगा। इसका देखो क्या होगा, ये बोरॉन आ गया, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन। तो बच्चों समझो यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, इसका लोन पेयर इधर होगा, 3 लोन पेयर बच्चों आपको मिलेंगे। इसका लोन पेयर इधर, इसका लोन पेयर इधर, इसका लोन पेयर इधर। तो बहुत से बच्चों ने पहले मैंने पूछा था, किसी बच्चे ने सर ये क्या है, ये लोन पेयर गुब्बारे हैं। तो वो पूछ रहा था बच्चा कि सर गुब्बारे हैं क्या? ऐसे भाई गुब्बारे नहीं है, आपके लोन पेयर है, ठीक है। मतलब लोन पेयर का मतलब जो आपके एटम के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में जाते नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो बॉन्डिंग में जाते हैं उसको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो बच्चों देखो ये यहाँ पे जो खाली घर था वो 2p में था, और ये देखो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, ये भी आपके 2p में है। तो आसानी से पहले एक बार यहाँ मूवमेंट होगा, जस्ट लाइक रेजोनेंस यार बच्चों, पॉइंट वही पूरा होने वाला है। तो एक बार यहाँ से होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, एक बार यहाँ से करेगा ये, फिर एक बार यहाँ से करेगा। इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा, और रिजल्टेंट बच्चों यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, एंड 3 फ्लोरीन। और यहाँ पे आपका आप इस तरीके से आप यहाँ पे ये बना सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एक्चुअली नेट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ BF3। क्योंकि बच्चों फ्लोरीन एक बार लोन पेयर उधर से देगा, इसको कंप्लीट करने के लिए इसके वेकेंट ऑर्बिटल को, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से बोरॉन के पास, और एक बार बच्चों फ्लोरीन ये देगा, एक बार फ्लोरीन ये देगा। तो तीनों ही फ्लोरीन एक बार करके अपने लोन पेयर्स को मूव कराएंगे, जिसकी, और ये बेटा प्रोसेस लॉन्ग टाइम के लिए, इंफिनिटी के लिए चलता रहता है, जिसकी वजह से BF3 में बोरॉन जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बैक बॉन्डिंग के लिए बेटा एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक बॉन्डिंग वहां पे परफेक्ट होती है, बैक बॉन्डिंग बच्चों वहां पे परफेक्ट होती है कि जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी सेम ऑर्बिटल होना चाहिए, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो भी सेम ऑर्बिटल होना चाहिए, और दोनों की या तो एनर्जी नियरली इक्विवेलेंट हो। तो उस केस में बैक बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाता है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है? ओके। अब बच्चों देखो बात करते हैं BCl3। तो BCl3 में क्या है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन। सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, कहाँ पे नहीं, बाकी इसको मैं और एडवांस सेक्शन में पढ़ाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं जो एंजाइटी बेस। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पे बैक बॉन्डिंग आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। मैं सारे के सारे पढ़ाऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो बच्चों बोरोन के पास स्टिल अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, 3p में है। ये बेटा वेकेंट ऑर्बिटल बेटा कहाँ पे दिख रहा है, 2p वाला है। तो देखो 3p से 2p में जंप करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्यों? 3p की एनर्जी बच्चों की कितनी होगी, n+l से 3+ p के लिए बच्चों कितना होता है, 1l, तो आंसर विल बी 4। इसकी एनर्जी कितनी होगी, 2p की होगी। यहाँ पे n+l फॉलो करो, n की वैल्यू 2, p बेटा कितना 1, तो आंसर विल बी 3। तो 3 और 4 में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बच्चों हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होती है। इसलिए जो BCl3 है वो भी आपका बैक बॉन्डिंग करके ही स्टेबल हो जाता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है?
तो पहला केस था BF3। BF3 में क्या होगा, 2p से 2p में जंपिंग होगी, तो बहुत इजी होगी, कोई दिक्कत नहीं, गुड ओवरलैपिंग। BCl3 में क्या होगा, 2p से 3p से 2p में जंप करेगा, तो यहाँ आपकी मॉडरेट ओवरलैपिंग होगी, लेकिन आपका बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, एनर्जी डिफरेंस बहुत अधिक नहीं है बच्चों, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसको अपन बैक बॉन्डिंग देख सकते हैं। इसलिए BCl3 और BF3 बच्चों आसानी से बैक बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार लोन पेयर यहां से आएगा, एक बार लोन पेयर यहां से आएगा। ये हो गया बच्चों आपका BCl3 का कॉन्सेप्ट। कितनी बात सभी को यहां से क्लियर है? सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज BBr3। तो BBr3 बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, एक ब्रोमीन यहाँ होगा, एक ब्रोमीन यहाँ होगा, ठीक है। इतना आसानी से कोई भी आपको समझा नहीं सकता, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स को। अब बच्चों जिसको भी एक्स्ट्रा पढ़ना है, जिसको भी बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके पढ़ना है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को आने चाहिए। अगर मैं सीधा एडवांस सेक्शन पे चला जाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये वाला पॉइंट तो बताया नहीं, वो वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर दिया है। इसलिए कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर किस तरीके से बनेगा। तो बच्चों ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ पे दिख रहे हैं, बताओ जल्दी से, 4p है ना। और बोरोन के पास जो बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल है, ये बच्चों कहाँ से दिख रहा है, 2p में। तो बताओ बच्चों क्या 4p से 2p में जंपिंग हो सकती है? नहीं बेटा। 4p की एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। 4 + 1 आंसर विल बी 5 यूनिट एनर्जी, और 2p की एनर्जी बच्चों कितनी होगी, 2 + 1 आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बट बैक बॉन्डिंग यहाँ पे परफेक्टली नहीं होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी है, पुअर ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पुअर ओवरलैपिंग हो जाएगी, और पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये BBr3 अपनी स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जी कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है? और सेम प्रोसेस आपका एप्लीकेबल होगा बच्चों BI3 के साथ। तो BI3 में तो कुछ भी नहीं होने वाला बच्चों, यहाँ तो लीस्ट होगी, यहाँ तो लीस्ट ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि बच्चों यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आपको हो जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, ये आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, एक आयोडीन यहाँ पे है, एक आयोडीन यहाँ पे है। तो देखो बच्चों आयोडीन के पास जो लोन पेयर्स आपको दिखेंगे ये कहाँ पे होंगे, तो आयोडीन के पास जो बच्चों आपको दिख रहे हैं ये 5p में होंगे, और ये बेटा कहाँ पे, ये 2p के लिए आपका ऑर्बिटल खाली है। तो 5p की एनर्जी कितनी होगी बेटा, n+l 6 हो जाएगा, और इसकी एनर्जी 3। भाई साहब बहुत अधिक डिफरेंस मिल रहा है, तो यहाँ तो ओवरलैपिंग कभी भी नहीं हो सकती है। तो मतलब BI3 कभी भी बैक बॉन्डिंग करके स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन करेगा। तो जब भी बैक बॉन्डिंग क्वेश्चन आएगा तो बच्चों BF3 और BCl3 को ही आपको ध्यान देना है। और क्या रीजन है इसके, समझ में आपको आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो बच्चों प्लीज, ये देखो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करो, समझ में आपको आएगा। सभी लोग समझो ध्यान से। पहला केस है बच्चों यहाँ पे आपका BF3 का, दिख रहा है सभी। BF3 में इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। देखो बच्चों BCl3 में भी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग इज देयर, बैक बॉन्डिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को, जो बताया मैंने वही डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे ये देखो ध्यान से, AlF3। अभी चलते हैं यार, इजी है बिल्कुल, ओ बेटा बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल आसान है यार, इससे बिल्कुल मतलब बहुत ही इजी आपका कॉन्सेप्ट है। अभी देखो समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अभी तो हम लोगों ने BF3 पे बात करी थी, BCl3 पे बात करी थी वैष्णवी, यस बेटा, AL3 पे बात करी सेजल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी इसके पहले बोरोन के सारे कंपाउंड में बात करी थी। लेकिन बच्चों बात करते हैं एल्यूमिनियम भी, ये भी एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट है। AlF3, AlCl3 और AlBr3, और नेक्स्ट है आपका AlI3। इन सब पे बात करते हैं, कहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, कहाँ पे किस तरीके से बैक बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, सबको समझते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे है एल्यूमिनियम हैलाइड डू नॉट फॉर्म बैक बॉन्डिंग। एल्यूमिनियम हैलाइड्स कभी भी बैक बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं, ये बात आप समझ लो। पहली चीज तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं करने वाले हैं। तो फिर क्या, क्यों नहीं करते हैं, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन आपके सामने देखो डिस्प्ले किया है, बिकॉज साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर देन बोरॉन, एज साइज इंक्रीजेस ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। तो बच्चों बोरॉन से बड़ा साइज किसका होता है, एल्यूमिनियम, आपको पता है टॉप टू बॉटम आने पे साइज विल इंक्रीज। तो बच्चों एल्यूमिनियम का जो साइज होगा वो आपका बोरॉन से क्या होगा, अधिक होगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो साइज बड़ा होने पे ओवरलैपिंग बच्चों क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओवरलैपिंग डिक्रीज करेगी, इफ ओवरलैपिंग इज पुअर देन बैक बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल।
तो बैक बॉन्डिंग कभी भी नहीं हो सकती है। कभी भी रीजन आ जाए एल्यूमिनियम के हैलाइड बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं करते हैं, तो आंसर बच्चों दे देना है कि वहां पे एल्यूमिनियम का साइज बोरॉन से अधिक होता है। तो ऐसा रीजन आपको सर्च करना है, ऐसे ऑप्शन को देखना है जहां पे आंसर आपको ये दे रखा हो कि साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज बिगर एज कंपेयर टू बोरॉन। इसकी वजह से बच्चों ओवरलैपिंग जो होगा उसका अमाउंट, उसका एक्सटेंट, उसका परसेंटेज दैट विल डिक्रीज, और डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब बैक बॉन्डिंग आपकी नहीं हो पाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? या आपको सिंबल समझ में आ रहा होगा? देखो ये सिंबल तो गुस्से में है कि नहीं? ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के हैलाइड है बच्चों, गुस्से में आ गए हैं। क्यों गुस्से में आ गए? क्योंकि मेरी तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, मैं स्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ, बोरॉन तो ऐसा कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, फिर भी बच्चों मुझे ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करें? पहला ऑप्शन था बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया बच्चों। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अधिक आता है, सिलिकॉन वगैरह का भी आता है, मैं बताऊंगा वहां पे भी, लेकिन अभी मैं बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और डेप्थ में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डाइमराइजेशन। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, देखो जब पहला ट्रिक काम नहीं करता है तो हम दूसरी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो पहली ट्रिक बच्चों बैक बॉन्डिंग थी, वो काम नहीं की एल्यूमिनियम हैलाइड में, तो बच्चों आते अपन डाइमराइजेशन पे। तो डाइमराइजेशन से हमारा आंसर कैसे बनेगा उस पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दो, AlF3 यहाँ पे आपको दे रखा है AlF3, नेक्स्ट इज AlCl3, AlBr3, AlI3। तो लिखा है AlF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर फॉर्म नहीं करता है, रेस्ट अदर फॉर्म डाइमर। सर ये वाली लाइन जो आपने लिख दी है ना, ये NCERT की लाइन है कि AlF3 डाइमर फॉर्म नहीं करता है, बाकी सारे के सारे डाइमर फॉर्म करते हैं। तो मैं बोलूंगा, आप लोग बोलो जरा, बोलो कि सर ऐसे कैसे मान लें, बोलो जरा ये बात तो बोलो भाई कि सर आपने बता तो दिया है क्योंकि आपको पता है, मुझे तो पता है नहीं, तो मैं ऐसे कैसे मान लूं? तो ऐसे कैसे मानने के लिए हमारे पास फिर से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मजे वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मेल रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे कैसे मान लें यार? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यू टू आयनिक नेचर, निरांत बिल्कुल ऐसे कैसे मान लें, सब लोग लिख रहे हैं यार, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है वो सभी को समझ में आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब चलो ऐसे कैसे मान लें, इसका आंसर करना जरूरी है। तो अगर शायद बच्चों यहाँ पे अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको जरूर बोलता कि ऐसे कैसे मान लें, क्लास में बोल के दिखाओ मुझे, ठीक है। अभी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये देखो सामने आपको यहाँ पे दे रखा है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि AlF3 जो है वो आपका डाइमर फॉर्म आपका नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे डाइमर फॉर्म करेंगे। तो बच्चों जो आपका AlF3 है, AlF3 में डाइमराइजेशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा वो समझो जरा। क्योंकि एल्यूमिनियम और फ्लोरीन, चलो मैं आपसे आंसर पूछता हूं, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितने बच्चे करेंगे? सभी का आंसर मैं देखूंगा, चलो जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे कि AlF3 आपका डाइमर फॉर्म नहीं करेगा? जल्दी से बताओ, चेक करता हूं मैं सभी को। ठीक है, देखो बच्चों यहां पे क्या होगा कि जो AlF3 था, उस AlF3 में बच्चों एल्यूमिनियम का साइज क्या है? छोटा ही है, बहुत बड़ा तो नहीं है। फ्लोरीन का साइज भी छोटा ही है, वे भी बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों, प्लीज ध्यान देना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कैसा होगा? बहुत शॉर्ट होगा, बहुत ही स्मॉल बॉन्ड लेंथ। पहली बात सबको समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आएगा वो बच्चों बहुत ही शॉर्ट होगा। पहली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही। सर फ्लोरीन अपने आप में एक्सेप्शनली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। सर यहाँ पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और दूसरा इसका साइज भी बहुत छोटा है, मतलब इसका जो स्मॉल साइज है, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत हाई है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जिसकी वजह से AlF बॉन्ड जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ से इफ एनी केस अगर आप Al2F6 मतलब दिस इज डाइमर फॉर्म, दिस इज डाइमर फॉर्म ऑफ AlCl3 AlF3 सॉरी AlF3 का ये बेटा डाइमर फॉर्म है Al2F6। अगर आपने बना भी लिया तो बनाने के बाद यहाँ पे एक जो पॉइंट आएगा बच्चों एनर्जी को लेके, क्योंकि इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी,
इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी, इसकी वजह से बेटा ये डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपने आप को डायमर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी, इनफ एनर्जी नहीं है AlF3 के पास। प्लीज समझो बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। AlF3 जो आपको दे रखा है, इसके पास इनफ सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। अगर डायमर बना भी लेगा तो डायमर बनाने के बाद ये स्टेबल होगा ही नहीं। डायमर बनाने के बाद देखा गया कि स्टेबल होता ही नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है बच्चों। क्या होगी? यहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, बॉन्ड के बीच में स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग का मतलब बच्चों यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भाई बहुत छोटा है ना, तो बहुत छोटा है तो देखो कैसे बनेगा, उसको जरा बना के दिखाता हूँ। देखो ये आपका क्या हो गया है? एल्यूमिनियम हो गया है, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा लिया, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा। दूसरा AlF3 ले रहा हूं मैं, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक फ्लोरीन आपका इधर आ गया, एक फ्लोरीन आपका यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन आपका यहाँ पे आ गया। इसने दो इलेक्ट्रॉन को दे दिए। सपोज देखो बच्चों, इस बेकेट ऑर्बिटल को, इस बेकेट ऑर्बिटल को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए 1 किलोन पेयर की थ्रू। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आपको जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड आपस में बहुत ही क्लोज होंगे बिकॉज सारे के सारे एटम बहुत ही स्मॉल है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बॉन्ड आपस में जो बनेंगे, ये बॉन्ड बच्चों बहुत ही क्लोज होंगे। तो इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्सन। रिपल्सन जनरेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जैसे ही रिपल्सन हुआ, रिपल्सन होते ही ये मॉलिक्यूल बच्चों क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करते ही वापस से बच्चों क्या होगा? 2 मोल ऑफ AlF3 में चला आएगा। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? तो मतलब रीजन आपको ध्यान देना है। रीजन क्या है? रीजन बच्चों बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसमें आपका, अच्छा बॉन्ड लेंथ को भी सर थोड़ा आंसर बताओ मुझे और क्लियर करके देखो, ठीक है। तो बच्चों देखो BCl3 में BCl आपका डायमर बनाता है। इसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों कितनी होती है? 173 पाइकोमीटर अराउंड होती है, 173 पाइकोमीटर। और बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूं AlF के साथ, देखो कितनी बॉन्ड लेंथ होती है? ये समथिंग आती है बच्चों 163 पाइकोमीटर। ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ की बात करूं। और बच्चों AlCl की जो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब 225 पाइकोमीटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बच्चों बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एक तो अगर आपने AlF3 से, मैंने बहुत से रीजन आपको दिया, 2-3 रीजन दे दिए हैं। AlF3 से अगर मैं डायमर बना भी लिया तो मॉलिक्यूल बहुत छोटा है। मॉलिक्यूल इतना छोटा होगा कि आपस में उनके बॉन्ड पेयर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं मॉलिक्यूल्स को बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वैल्यू, तो बच्चों वही रिपल्सन कर लेंगे। जब वही रिपल्सन करेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही रिपल्सन करेंगे, तो स्ट्रेन की वैल्यू बच्चों बढ़ेगी। स्ट्रेन का मतलब होता है रिपल्सन। तो मॉलिक्यूल में एनर्जी बढ़ चुकी है, एनर्जी बढ़ने का मतलब अनस्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल बच्चों ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद कन्वर्ट होगा मोनोमर फेज में, तो बच्चों फिर से AlF3 में स्टेबल हो जाएगा। दूसरा रीजन मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दिया है कि BCl की बच्चों बॉन्ड लेंथ आपको याद नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए बोला है। BCl की बच्चों बॉन्ड लेंथ 173 पाइकोमीटर, AlCl की बॉन्ड लेंथ 225 और AlF की बॉन्ड लेंथ बच्चों 163। तो AlF की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है बच्चों, जब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है इसलिए यहाँ पे फिर आपका जो डायमर फॉर्मेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही होगी। तो बॉन्ड लेंथ का आंसर टिक करना है। संदेश बेटा बात समझ में आ रही है? निरान या सभी को समझ में आ रही है? तो बॉन्ड लेंथ को टिक करना होगा या फिर खाते बेटा ये का बॉन्ड लेंथ को टिक करना है या फिर एनर्जी को लेकर टिक करना है? आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलो थैंक यू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बच्चों AlCl3। तो AlCl3 बच्चों एल्यूमिनियम बेटा अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं। तो ये बच्चों करता है डायमर फॉर्म, और मैंने बताया भी बेटा बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे इतना रिपल्सन होता नहीं है मॉलिक्यूल इन बॉन्ड लेंथ के बीच में। तो होता क्या है कि बच्चों एक एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, एक समझ लो ध्यान से, और बाकी बच्चों एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे होगा और एक Cl यहाँ पे मिलेगा। दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं अपन कि एक एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया, इसके साथ एक Cl यहाँ पे मिल गया है और बाकी आपका सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है। तो बच्चों इसके पास क्या है? क्लोरीन के पास लोन पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, इधर भी क्लोरीन के पास आपको लोन पेयर्स देखने को मिलेंगे। तो बेटा सामने क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सामने क्या है बच्चों? वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ भी वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और ये दो इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये जो मॉलिक्यूल सामने बना हुआ है
ये मॉलिक्यूल बच्चों इस तरीके से आपका यहाँ पर रिजल्टेंट फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी इसको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, मैंने बॉन्ड लेंथ अभी जस्ट बताई थी, तो बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन एल एंड सीएल बच्चों बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन नहीं होगा तो ये डाइमर फॉर्म के अंदर बच्चों क्या होगा, आपका AlCl3 आपका करेगा एग्जिस्ट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो AlCl3 आपके डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड लेंथ के बेस पे भी मैंने आपको आंसर दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखो ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक लड़का खड़ा हुआ है, ये बोल रहा है कि आंसर सर टिक करो, सारे के सारे कॉलम टिक करके दो मुझे, ठीक है? कॉलम में टिक करके देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ बच्चों जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल को जरा अपन क्या करते हैं, थोड़ा जूम करके स्टडी कर लेते हैं। देखो ध्यान, AlCl3, Al2Cl6 पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्लीज ध्यान देना। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे समझो, पहला पॉइंट है, मैंने नंबरिंग करती है, ये एल्यूमिनियम 1 है, ये एल्यूमिनियम में कलर चेंज करता हूँ, ये एल्यूमिनियम 1 है, ये एल्यूमिनियम 2 है। यहाँ क्लोरीन की बेटा नंबरिंग कर दिया मैंने, देखो क्लोरीन आपका ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पूरा का पूरा, तो उसी एनसीईआरटी की लाइन को मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है, करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला बच्चों है कि 4 क्लोरीन एंड 2 एल्यूमिनियम आर इन 1 प्लेन। तो 4 कौन कौन से क्लोरीन ऐसे हैं जो बच्चों एक ही प्लेन में होंगे, और कौन कौन से ऐसे हैं जो प्लेन में नहीं होंगे? तो देखेंगे बच्चों हम लोग आंसर। तो देखो इसमें कौन कौन से बेटा, एक तो ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला क्लोरीन, मतलब मैं नंबर 6, 5, 7 और 8, ये जो 4 क्लोरीन है, ये बच्चों आपके कहां पे लिखा है 4 क्लोरीन, ये और 2 एल्यूमिनियम बेटा, ये कौन से, एक ये वाला एल्यूमिनियम, एक ये वाला। तो मतलब ये वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन बच्चों दोनों ही सेम प्लेन में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि Al2Cl6 के अंदर या AlCl3 का डाइमर जो है, उसमें कितने क्लोरीन आपके एक प्लेन के अंदर होते हैं? तो आंसर होगा बच्चों 4। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो पहला बच्चों ऑप्शन टिक कर दो। सेकेंड, 2 ब्रिजिंग क्लोरीन आर आउट ऑफ प्लेन, मतलब एक ये वाला क्लोरीन, एक ये वाला। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक कॉपी है, मैं आपको यहाँ नंबर वाला इस प्लेन आ रहा है, समझ में आ रही है? तो मतलब ये प्लेन के बाहर आ रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? तो 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, ये दोनों के दोनों बच्चों कौन कौन से 3 एंड 4 नंबर वाले जो क्लोरीन है, वो आपके प्लेन के बाहर, मतलब एक प्लेन के अंदर जाएगा, एक प्लेन के बाहर आएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकंड ऑप्शन भी टिक हो गया। आते हैं थर्ड पे, हाइड्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा बेटा सेंट्रल एलिमेंट, इसका आपका sp3 होगा। क्यों? 4 सिग्मा आपको देखे हैं, देख लो बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बच्चों सिग्मा की तरह ही ट्रीट करता है, ये बात ध्यान देना हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे आपको 4 सिग्मा मिलने के लिए मिल रहे हैं, बिल्कुल। अगर बच्चों 4 सिग्मा मिल जाते हैं तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या सभी क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट ऑप्शन भी टिक हो गया। नेक्स्ट है, दिस इज 3 सेंटर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। 3 सेंटर बच्चों कैसा है? देखो अब बताता हूँ, एक सेंटर एल्यूमिनियम दिख रहा है, दूसरा आपका क्लोरीन दिख रहा है, एक आपका ये एल्यूमिनियम दिख रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 सेंटर बच्चों, ऊपर से देखो जो ऊपर वाला बॉन्ड बना था ना, तो 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर्ड और 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड आपको मिलेगा। इधर से भी देखो बच्चों, यहाँ से नीचे देखो तो फिर 1 सेंटर, 2 सेंटर, तीसरा सेंटर, ये तो मतलब नीचे से भी आपको 3 सेंटर, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। ऊपर से देखो तो भी बच्चों आपको 1 सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, तो इधर से भी 3 सेंटर है, इधर से भी 3 सेंटर है। तो बच्चों 3 सेंटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर से मूव किए थे, है ना, क्लोरीन से एल्यूमिनियम की तरफ, और इस क्लोरीन से भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे। तो बच्चों कितना, 2 और 2 मतलब कितना, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे मूव कर रहे हैं, 3 सेंटर्ड आपको मिल रहे हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बनाना बॉन्ड। इस बनाना बॉन्ड का जो टाइप होगा बच्चों वो क्या होगा, होगा 3 सेंटर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। दिस इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ बनाना बॉन्ड, जहां पे ये आपका लास्ट वाला कॉलम भी टिक हो गया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है बच्चों, देयर विल बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हाँ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, उसको अपन सिग्मा ही काउंट करेंगे। डेफिनेटली वो बनाना बॉन्ड बनेगा ना, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा, उसको सिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सही। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखो ये और समझो ध्यान से, और थोड़ा समझाता हूं, ये जो समझो आप, देखो ध्यान से।
यहां से बच्चों हम बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं, जरा फिर देखो यहां से देखो ये बॉन्ड लेंथ आपकी x, ये बॉन्ड लेंथ आपकी x, ये बॉन्ड लेंथ आपकी y है। देखो प्लेन के बाहर जा रहा है ना, देखो बेटा ये कोएलेशन बॉन्ड भी बन रहा है। देखो ये देखो क्लोरीन आपका, ये मतलब ये समझो कि इसमें से ये वाला तो सेम प्लेन में है, ये वाला भी आपके सेम प्लेन में है, ये क्लोरीन ऊपर है, ये क्लोरीन आपके अंदर की साइड है। समझ में आ रहा है सभी को? दिस इज टेट्राहेड्रल, बोथ आर टेट्राहेड्रल। तो क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ के ऊपर। तो बच्चों जो x और y बॉन्ड लेंथ मैंने बनाई है, एक्स और बॉन्ड लेंथ जो मैंने बनाई है, आई राइट 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स आल्सो बनाना बॉन्ड, बिल्कुल सही है, वो भी करेक्ट है। 2 टाइप्स होते हैं, पहला टाइप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो BH3 वगैरह आएगा, डाइबोरॉन वगैरह आएगा, डाइबोरॉन आएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ ये है और एक्स बॉन्ड लेंथ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो एक्स बॉन्ड लेंथ बच्चों छोटी होती है, वाई बॉन्ड लेंथ आपके अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड एबव एंड बिलो द प्लेन इज लॉन्गर देन द प्लेन, ठीक है। तो जो प्लेन वाला सिस्टम है, यहाँ बॉन्ड लेंथ बच्चों क्या है, देखो 2065 पाइकोमीटर है, ये भी आपका देखो कितना है, इधर भी आपका 2065 पाइकोमीटर ही मिलेगा। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ बेटा कितनी है, 221 पिकोमीटर आपको देखने को मिलेगी। एंड बॉन्ड एंगल यहाँ पे 101 डिग्री, यहाँ पे 79 डिग्री, या आपका 118 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, नीट के अंदर सिर्फ आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को ध्यान रखना कि बच्चों जो आपके सेम प्लेन में आपके जो बॉन्ड लेंथ आएंगे और एल्यूमिनियम ये वाला एक्स बॉन्ड लेंथ, ये वाली एक्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ आपकी कैसी होंगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये और ये बेटा सारी की सारी एक्स बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी। और यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड लेंथ है पाई वाला बच्चों कौन सा, जो देखो एक क्लोरीन तो प्लेन के बाहर जा रहा है, एक अंदर जा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड लेंथ, तो एक्स बॉन्ड लेंथ हमेशा छोटी होगी, पाई आपकी अधिक होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे आपको बताई, इतनी बात सभी क्लियर है? ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है AlF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर, रेस्ट अदर फॉर्म डाइमर। तो देखो इसका आंसर देखो यहाँ पे बता भी दिया है, AlF3 डू नॉट फॉर्म डाइमर बिकॉज फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हेंस कैन नॉट डोनेट लॉन पेयर। ये भी एक इसका आंसर है जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उस केस में फ्लोरीन जो होगा उसकी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या बच्चों, अट्रैक्शन पावर। मैंने बताया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बच्चों क्या, अट्रैक्शन। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से बाइंड करके रखेगा, बहुत छोटा साइज का है, जिसकी वजह से लोन पेयर देगा ही नहीं, तो कभी भी आपका डायमर भी नहीं बनेगा। एनर्जी के बारे में भी बता दिया, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी आपको बता दिया, सारे के सारा आपको बता दिया। कोई सा भी आपको रीजन मिले आप टिक करके आ सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेटा वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर बच्चों में डालता हूं BF3 को, BCl3 को, BBr3 को, BI3 को, तो कहां पे हाइड्रोलिसिस पूरा है, कहां पे हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है? तो बच्चों BF3 करता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और ये करता है बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। BCl3, BBr3, BI3 बच्चों करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और BF3 करता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो हाइड्रोलिसिस को समझते हैं जरा, देखो ध्यान। ये रहा बेटा हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट, देखते हैं। तो क्या होगा बच्चों, BCl3 को समझते हैं पहले, BCl3, BBr3, BI3, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। तो कैसे होगा वो समझो। यहाँ बच्चों क्या मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, आपको याद करो, क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पे जो बोरोन है ना वो हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल के जो लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे करेंगे, अरे करेंगे ना बच्चों। तो फिर यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात समझ लो। ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, ये बनेगा बोरॉन के साथ 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे आके बच्चों वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से हो जाएगा अटैच और इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पे रेशियो बना रहेगा। क्या आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक बेटा पॉजिटिव चार्ज, अब इस पॉजिटिव बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव इज अनस्टेबल होता है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से H+ की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा, तो ये H+ यहाँ से और ये Cl यहाँ से। तो बच्चों बैलेंसी आपकी यहाँ पे अधिक तो हो ही सकती है, तो एक H+ यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो एक HCl बाहर निकल गया ना। इसी तरीके से फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा, फिर से अटैक करेगा, तो तीनों के तीनों Cl आपके बाहर चले जाएंगे। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे क्या होंगे, अटैक करेंगे, तीनों के तीनों Cl आपके बाहर जाएगा, 3 HCl आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी मिल गया आपको ये वाला पॉइंट, तो आपको देखो BOS साइज मिलेगा, जिसको अपन लिख सकते हैं H3BO3। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? H3BO3 आपको देखने को मिल गया, बोरिक एसिड। सेम बच्चों यहाँ पे होगा BBr3 के साथ, सेम BI3 के साथ भी होगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई?
ये क्लास के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छे से कि बोरॉन कैसे हाइड्रोलिसिस करता है। सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये है कि BF3 आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है। ठीक है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है वो समझ लो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब बेटा ये होता है कि आउट ऑफ, ऐसे होगा ना, H3BrO3 नहीं होगा बेटा, H3BO3 होगा, बी है ना, बोरोन है यहाँ पे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल बच्चों 100 दिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको कितने दिए हैं बच्चों 100, अगर वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपको 100 दिए हैं तो 100 में से ओनली 80 आर हाइड्रोलाइज, ओनली बच्चों 80 हाइड्रोलाइज हो जाए, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? 100 में 100 आपके हाइड्रोलाइज हो जाए, 100 में 100 आपके कैंसिल हो जाए, उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो मतलब मैं बोलूं कि 80% अगर मॉलिक्यूल बच्चों आपके हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल रिएक्शन या पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर 80 से ऊपर जाएगा तो बेटा कंप्लीट की तरफ वो मूव करता है। तो BF3 देखो, BF3 में अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल डाला मैंने, तो आप ये आंसर बना पाओगे कि भाई ये तरह यहाँ से आंसर मिलता है, बराबर है। इस तरीके से H3BO3 आप बना लोगे, HF रिलीज कर दोगे, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट रिएक्शन। ये बेटा कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, इसकी कंप्लीट रिएक्शन ये है। सबसे पहले क्या होगा? BF3 रिएक्ट विद H2O, तो बनेगा आपका ये। आपको अच्छे से पता है कि इसका जो HF होता है ना, वो वीक एसिड है। आपको पता है H स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड है। तो HF के साथ फिर से ये H3BO3 जो ऊपर बना था वो फिर से रिएक्शन कर जाता है, और करने के बाद बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से निकलता है HF से निकलता है H+ आयन। ये बच्चों बोरोन बेटा एक्सेप्ट करता है फ्लोरीन को, तो बनाता है BF4-, बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, जो पार्ट कैंसिल है उसको कैंसिल कर देना, बाकी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर देखो 4 मोल होंगे H3BO3 के, 3 मोल तो इससे पार्ट कैंसिल होगा, तो जो पार्ट कैंसिल करना उसको कैंसिल करना, तो ये आपको आंसर मिलता है, और यही आंसर आपका करेक्ट। ठीक है, तो जब भी BF3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको टिक करना है कि सर H3BO3 मिलेगा प्लस 3 मोल ऑफ BF4- आयन मिलेगा प्लस H+ आयन मिलेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन आपके नीट के अंदर भी किया गया है। ठीक है, चलो तो हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं, और फिर जब कल मिलेंगे तो बच्चों नेक्स्ट मैं आपको फिर से देखो बताऊंगा। ये देखो रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, उसको हम लोग नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और जो भी बच्चों मैं लेक्चर डाल रहा हूँ आपको रिकॉर्ड करके, प्लीज उनको देखो, और जहां भी डाउट्स वगैरह हो उनको आप, ठीक है, थैंक यू। अभी कोई लेक्चर है आप लोगों का?